लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। यदि तुझे कुछ हो गया तो हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। तुम्हारे वासन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आपका देखे इसका मकसद तो है दुनिया। यहाँ पर मैं एक रेखा, तो उसी में आज हम करने वाले हैं हमारा दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसको हम 2 पार्ट में खत्म करेंगे और आज हम इसका पहला भाग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस भाग में हम जानने के वाले हैं। इस भाग में हम बात करने वाले हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि आखिर हम इनके बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं। दरअसल अम्ल और क्षारक जो है वो एसिड होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हर जगह हमारे आसपास अम्ल है या फिर ये क्षारक है या फिर ये न्यूट्रल है। तो आप कैसे पता करेंगे चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल है या क्षारक? अब जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले भी पता किया है, पर उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तो होता है उसका टेस्ट। जो अम्ल होता है वो खट्टा होता है और जो क्षारक होता है वो कड़वा होता है। परंतु जैसा कि हमने अभी बात करी, किसी चीज को ऐसे ही बिना जाने पहचाने टेस्ट करना खतरनाक हो सकता है, तो हम स्वाद वाले फैक्टर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा तरीका होता है सूचक इस्तेमाल करने का। अभी सूचक क्या होते हैं? हमारे पास 3 तरह के सूचक हैं। एक है प्राकृतिक सूचक, नाम से पता चल रहा है प्रकृति से मिला हुआ होगा। दूसरा है संश्लेषित सूचक जिसे हमने खुद बनाया है, और तीसरा है सूंघने वाला सूचक जिसमें सूंघ के पता चलता है कि कोई सी चीज अम्ल है या फिर क्षारक है। चलिए पता करते हैं तीनों चीजें हैं क्या। अगर हम प्राकृतिक वाले सूचक की बात करें जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, तो इसके उदाहरण है लिटमस पेपर और हल्दी। इसके बारे में आप पहले क्लासेस में ही बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। दूसरा है हमारे पास संश्लेषित सूचक। ये जो संश्लेषित सूचक होते हैं इसके 2 ऑप्शंस हैं। पहला है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोफ्थलीन। ये दोनों ही आपको यूजुअली नहीं मिलेंगे, परंतु अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाएं तो आपको दोनों वहां पर मिल सकते हैं। और तीसरा होता है सूंघने वाला सूचक जिसके अंदर प्याज आ सकता है, क्योंकि प्याज से हम पता कर सकते हैं कोई सी चीज अम्ल है या फिर क्षारक है। अब ये जो 3 तरीके हैं इनको कहा जाता है सूचक, क्योंकि इनकी मदद से हम पता कर सकते हैं बेस है। चलिए अब बात करते हैं इनके गुणधर्मों की। जब हम अम्ल में या फिर क्षारक में धातु को मिलाते हैं तो होता क्या है, उनके अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे हम लवण कहते हैं। इसको आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अम्ल जब धातु से मिलेगा तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो लवण मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इस रिएक्शन को अच्छे की जिंक के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, हमें एक लवण मिलेगा जिसका नाम है सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। फिर इसके दूसरे गुणधर्म की जो है कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया। अगर हम अम्ल की बात करें तो इसके उदाहरण के साथ शुरू करते हैं। ये हमारा है धातु कार्बोनेट। यहाँ पर धातु है सोडियम, कार्बोनेट तो होता ही है CO3। अगर हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें मिलता है NaCl जो कि एक लवण है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में जल। वहीं पे अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर हमें सेम प्रोडक्ट मिलते हैं, परंतु यहाँ पर बैलेंसिंग थोड़ी अलग हो जाएगी। 2NaCl की जगह हमने सिर्फ NaCl लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इस अभिक्रिया को लिखना चाहें तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और तीसरा मिलेगा जल। चलिए अब बात करते हैं
वो भी बहुत स्ट्रांग होता है, आपको जला सकता है। वहीं पे क्षारक जो है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो आपको जला सकता है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव जो होता है तथा क्षारक द्वारा अम्ल का जो प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि अम्ल और क्षारक जब मिलते हैं तो क्या होता है, लवण बनता है और साथ में जल बनता है। और यहाँ पे जो लवण होता है वो हानिकारक नहीं होता। चलिए इसका एक उदाहरण लेते हैं। अगर हम HCl की अभिक्रिया करवाएं NaOH के साथ तो यहाँ पे क्या होगा, हमें मिलेगा लवण NaCl और साथ में जल। यहाँ पर HCl और NaOH ये दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, आप इन्हें टच भी नहीं कर सकते। वहीं पे NaCl और जल जो है वो दोनों ही हानि रहित होते हैं। NaCl तो हम अपने खानों में डालते हैं एज नमक और जल तो हम पीते हैं। तो यहाँ पर HCl और NaOH दोनों का ही जो हानिकारक प्रभाव था वो एक दूसरे की वजह से खत्म हो गया। NCERT का बहुत फेमस क्वेश्चन जो ये कई बार एग्जाम में डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल है वो कुछ इस तरीके का है, आपको निम्नलिखित स्थिति पे ध्यान देनी। तो विलीन का रंग जो होता है वो नीला हरित हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने HCl मिलाया है कॉपर ऑक्साइड के साथ तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका उत्तर कुछ ये है, ऐसा कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। HCl जब कॉपर के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और जो क्लोरीन है वो कॉपर के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बना देगा। और क्योंकि कॉपर क्लोराइड का रंग जो होता है वो नीला हरा होता है, इस वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है वो बन जाएगा नीला हरा और ये एक लवण है कॉपर क्लोराइड का। तो ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला चीज जो कि है धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाला। आप इस अभिक्रिया को जानते ही हैं, जब हम अम्ल और उन दोनों से एक लवण मिलता है और जल मिलता है। यहाँ पर धातु ऑक्साइड की बात करें तो वो क्या होता है, वो एक क्षारक है, क्योंकि ये क्षार के ऑक्साइड होते हैं जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया वैसे ही होनी चाहिए कि एक लवण मिले और जल मिले। तो इस वजह से धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है लवण और साथ में मिलता है जल। चलिए अब देखते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षारक के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास CaOH होल ट्वाइस है, यानी कि चूने का पानी या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, ये जब अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में मिलता है जल। यहाँ पर इसका श्वेत अवशेप यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को श्वेत अवशेप इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये पानी में नहीं मिलता और सफेद कलर का होता है और पानी में तैरता रहता है, जिसकी वजह से पानी दूध जैसा दिखता है। अब यहाँ पर अगर हम चूने के पानी की बात करें तो ये होता है क्षार की प्रकृति का। वहीं पे कैल्शियम कार्बोनेट एक लवण है और H2O तो जल होता ही। तो यहाँ पर आप देखें तो क्षारक के साथ कुछ मिलाने पे हमें लवण मिला और जल मिला। ऐसा कब होता है, जब हम क्षारक के साथ अम्ल मिलाते हैं, और ऐसा इसलिए बिकॉज जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब अगर आपको इतना क्लियर है तो चलिए अब बात करते हैं जा सकता है। अगर हम अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं क्षारक के साथ तो हमें क्या मिला था, लवण और जल। ऐसा क्यों, क्योंकि जो क्षारक था वो तो क्षारक है ही, परंतु जो अधात्विक ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति का है और इस वजह से हमें लवण और जल मिल गए। चलिए अब बात करते हैं सभी अम्लों और सभी क्षारकों में क्या समानताएं हैं जिसकी वजह से ये इतना सिमिलर बिहेव करते हैं। आखिर इनके गुणधर्मों में क्या समानताएं होती हैं। दरअसल हमने देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब इसका रिलेशन कुछ न कुछ हाइड्रोजन से तो है। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन तो होता ही है। दरअसल अगर हम बात करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं तो इसका उत्तर होगा नहीं, परंतु जितने भी यौगिक पानी में मिलकर H+ बनाते हैं वो सारे के सारे अम्लीय होते हैं। यानी कि जिन भी चीजों को पानी में मिलाने पर H+ आयन बनता है वो सारी चीजें होती हैं अम्लीय, और जिन भी चीजों से हमें OH- मिलता है क्षार की प्रकृति का। चलिए जानते हैं अम्लीय क्षारक कैसे बिहेव करते हैं। क्या आप जानते हैं अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिर्फ प्योर अम्लीय प्रकृति शो नहीं करता। ऐसा क्यों होता है, दरअसल जल सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब HCl जो है वो जल से मिलता है तभी पृथक होते हैं और वो अम्लीय प्रकृति को शो कर पाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि H+ की जगह H3O+ लिखा है। ऐसा इस वजह से बिकॉज H+ जो है वो H+ की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि H+ सिर्फ H+ में नहीं रह सकता। इस वजह से वो जल के साथ अभिक्रिया कर H3O+ बना लेता है।
तो एक बात ध्यान रखिए, आप H+ कभी भी नहीं लिखेंगे, आपको या तो लिखना है H+ एक्वस ब्रैकेट में AQ लगाकर, या फिर H3O+, बिकॉज H+ आयन या फिर हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रह सकता। आइए अब देखते हैं कि क्या होता है जब हम क्षारक को जल में घोलते हैं। हम जानते हैं क्षारक OH- आयन से रिलेटेड है, तो जब भी हम क्षारक को जल में घोलेंगे तो क्या होगा, एक तो हमें पॉजिटिव आयन मिलेगा और दूसरा आयन मिलेगा हमें OH- का। जैसे कि आप ये तीनों एग्जांपल देख सकते हैं। NaOH हमारा क्षारक होता है, जब जल कि जब भी हम क्षारक को जल में मिलाते हैं तो उसमें OH- आयन बनते हैं। तो हमें क्या पता चला कि जब भी अम्ल को पानी में मिलाया जाएगा तो H+ आयन मिलेंगी, और जब भी किसी क्षारक को जल में मिलाया जाएगा तो उससे हमें हाइड्रोक्साइड आयन या फिर OH- आयन मिलेंगे। अब सवाल ये है कि क्या सभी क्षारक पानी में घुल जाते हैं, और इसका उत्तर है नहीं। जल में घुलनशील क्षारक जो होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है, और काफी सारे ऐसे हमारे बेस हैं या फिर क्षारक हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, जो घुलते हैं उन्हें क्षार कहा जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो एसिड है यानी कि जो हमारा अम्ल है वो बनाएगा H+ एक्वस। तो अतः जो हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया थी यानी क्षारक मिलकर क्या बनाएंगे, लवण और जल। अम्ल के अंदर H तो होता ही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, HX। वहां पर X का क्या मतलब है, कोई सी भी चीज, परंतु हम ये जानते हैं कि अम्ल के अंदर H तो होगा ही। वैसे ही हम जानते हैं कि क्षारक के अंदर OH- होगा, तो OH- प्लस में M। तो यहाँ पर हम जानते हैं होगा और क्षारक में OH होगा। X और M किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लवण कैसे बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वो क्या रहा है, M और X जो है वो साथ में मिलकर बना लेते हैं लवण, और जो H और OH है वो साथ में मिलकर बनाते हैं HOH या फिर H2O जो कि जल है। तो आप इस तरीके से इस पूरी अभिक्रिया को दोबारा से लिख सकते हैं, और यही रीजन है कि हर बार जितने भी एसिड हैं वो सारे के सारे एक ही तरह से अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि हो गया रहा है हर बार जो H+ आयन है किसी भी अम्ल का वो दूसरे क्षारक के OH- आयन के साथ जाकर जल बनाता है, और बची हुई चीजें आपस में अभिक्रिया करके एक लवण बना लेती है। यही रीजन है कि सारे के सारे जो एसिड और बेस हैं वो एक ही तरह से अभिक्रिया शो करते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को। अब चलिए यहाँ होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अब टाइम है कुछ क्वेश्चंस का और उनके आंसर्स का। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसे भी जल्दी से नोट कर लीजिए। एंड ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।